नमस्कार दोस्तों, स्टेनो मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यह डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा। 5 सेकंड बाद शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको अधिक से अधिक ऑडियो डिक्टेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। 5 सेकंड बाद शुरू करेंगे। उप सभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मैं माननीय सदस्य जी को हृदय से बधाई देना चाहती हूँ कि वह यह निजी विधेयक सदन में लाए और इस गंभीर समस्या की ओर सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। महोदय, रोजी रोटी, कपड़ा और मकान की समस्याओं के साथ देश के लोगों की जन भावनाएं भी जुड़ी हैं और मुझे आशा है कि हम इन मूलभूत आवश्यकताओं को लोगों को प्रदान कराने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। मान्यवर, ये इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिन्हें कि पाने का इंसान को अधिकार है, हर नागरिक का अधिकार है और हर सरकार का, चाहे वह लोकतांत्रिक सरकार हो, चाहे नौकरशाही की सरकार हो, चाहे वह तानाशाही की सरकार हो, चाहे फौजी सरकार हो, हर सरकार का यह नैतिक दायित्व है कि वह अपने देश के नागरिकों को रोजी रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराए। मान्यवर, हमारा दुर्भाग्य है कि देश में इतनी विशाल जनसंख्या होते हुए, अटूट संसाधन होते हुए भी हर एक नागरिक को हम ये सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ के जो हालात हैं, जो आर्थिक हालात हैं, उनमें पूरी तरह से संतुलन नहीं है और एक बड़ा वर्ग भेद दिखाई देता है। एक तरफ तो बड़े बड़े पूंजीपति हैं और दूसरी तरफ चौराहों पर भीख मांगते हुए गरीब लोग भी दिखाई दे जाते हैं। यह स्थिति हमारे लिए अत्यंत ही शर्मनाक है। मान्यवर, हमारे देश में जो श्रम शक्ति है, हमारी 80% जनसंख्या जो कि गांवों में रहती है, उनकी हालत भी संतोषजनक नहीं है। वे बेरोजगारी की स्थिति से गुजर रहे हैं। कुछ समय तक तो उनको काम मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे गरीब लोग भी हैं जो कि बंधुआ मजदूर जैसी स्थिति में रह रहे हैं। वे पूरे दिन श्रम करते हैं, फिर भी परिवार को भरपेट रोटी नहीं दे सकते। इसलिए मैं इस बिल के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि सरकार ऐसी नीतियाँ बनाए जिससे कि लोगों को काम मिल सके। हमारी केंद्र सरकार और हर राज्य सरकार इस तरह से कार्यक्रम बनाए और इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर उसका निर्वाह करे और उसको कानूनी जामा पहनाए। हर सरकार का यह कानूनी दायित्व होना चाहिए। सरकारें राजनीतिक जिम्मेदारियों से बंधी हुई हैं। उप सभाध्यक्ष महोदय, पिछले समय जबकि इंदिरा जी थीं, कांग्रेस का राज था, तो गरीब को संसाधन देने के लिए, उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान देने के लिए, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए उन्होंने कुछ कार्यक्रम बनाए थे। 20 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जिससे कि लोग योजनाबद्ध रूप से अपने लिए रोजगार हासिल कर सके और सरकार उसमें सहयोग दे सके। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण और कुछ हमारे देश की नौकरशाही के कारण और कुछ उन कार्यक्रमों का ठीक से क्रियान्वयन न हो पाने के कारण जितना लक्ष्य रखा गया था वह हम पूरा हासिल नहीं कर पाए। पिछले कुछ वर्षों में उसके परिणाम काफ़ी अच्छे दिखाई देने लगे थे, लेकिन जितना लक्ष्य था वह पूरा होने में काफ़ी कमी रही। कुछ ऐसा है कि राजनीतिक दलों के आपसी मतभेद के कारण, गलत नीतियों के कारण, अक्षमताओं के कारण और कुछ बार बार सरकारों के बदलने के कारण जो सरकारी कार्यक्रम थे, योजनाएं थीं, वे ठीक से पूरी नहीं हो पाई। न सरकार उन पर ध्यान दे सकी और न उन कार्यक्रमों को, उन योजनाओं को पूरा किया जा सका। इसका परिणाम यह हुआ कि जो हमारे देश की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय थी, उसमें निरंतर गिरावट आ गई पिछले 2 वर्षों में। उपाध्यक्ष महोदय, आज हम देख रहे हैं कि रोजगार के अभाव में किस तरह से लोग, खासतौर से गरीब लोग, भूखे मर रहे हैं। पूरा दिन श्रम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, पानी लगाते हैं, रात भर जागते हैं, लेकिन रोटी उनको पूरी नहीं मिल पाती। आज हमारे देश में संसाधनों की कमी नहीं है, अपार संपदा है, चाहे वह वन संपदा हो,
चाहे धरती हो, चाहे खनिज संपदा हो, चाहे दूसरी संपदा हो, उनका दोहन ठीक से नहीं हो पा रहा है, उनका उपयोग ठीक से नहीं हो पा रहा है। जब तक धन और धरती का समान वितरण नहीं होगा, तब तक इस देश में कोई ठोस कार्यक्रम गरीबों के लिए नहीं हो सकेगा और यह रोजी रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या वैसी ही समस्या बनी रहेगी। महोदय, अभी पिछले दिनों मुझे माननीय उपराष्ट्रपति जी के साथ बाहर जाने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान अपने देश की जनता को देने की हमारी पहली और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। महोदय, संसद भवन परिसर में ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों एवं राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिमाएं तथा चित्र शोभायमान हैं, जिनके योगदान के प्रति राष्ट्र अपनी कृतज्ञता प्रकट करता रहेगा। समय समय पर राष्ट्र के अन्य स्मरणीय कर्णधारों को उनके यहाँ चित्र एवं प्रतिमाएं लगाकर कृतज्ञ राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया जाता है। इसी क्रम में आयोजित एक भव्य समारोह में 20 अगस्त 1963 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के भव्य चित्र का संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में अनावरण किया। इस समारोह में अन्य लोगों के अतिरिक्त भारत के उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य तथा अन्य कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। ऐसा ही एक अन्य महत्वपूर्ण समारोह 2 अक्टूबर 1963 को, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं राष्ट्रपुत्र लाल बहादुर शास्त्री दोनों के जन्म दिवस का विरल संयोग है, संसद भवन परिसर में आयोजित किया गया। इस समारोह में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्राकृत आकार जीवंत प्रतिमा का संसद भवन परिसर के प्रमुख प्रांगण में तथा केंद्रीय कक्ष में पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र का अनावरण माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया गया। इस शुभ अवसर पर राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी एवं राज्यसभा के सभापति जी, प्रधानमंत्री जी, लोकसभा अध्यक्ष जी, संसद सदस्य तथा अन्य विशिष्ट गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। इन समारोहों की गरिमा एवं महत्व को देखते हुए अपने सुविज्ञ पाठकों के सुलभ संदर्भ हेतु इस अवसर पर दिए गए भाषणों को संसदीय पत्रिका के इस अंक में सम्मिलित किया जा रहा है। संसदीय लोकतंत्र में शासन व्यवस्था का नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रति पूर्ण रूपेण जागरूक होना अनिवार्य है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति में मूल अधिकार नागरिक के तथा नागरिक शासन के मध्य सामाजिक सामंजस्य तथा सह अस्तित्व का सुदृढ़ आधार है। इसलिए भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया है। केवल राष्ट्रीय संकट को इस अपवाद माना गया है, क्योंकि उस समय वैयक्तिक स्वतंत्रता की अपेक्षा राष्ट्र की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुरक्षा अक्षुण्ण बनी रहे, इसी उद्देश्य से संविधान में आपात उपबंधों को समाविष्ट किया गया है। मूल अधिकार, मानव अधिकार एवं आपातकाल की प्रासंगिकता शीर्षक लेख इस अंक में दिया गया है। महोदय, किसी भी राष्ट्र की आर्थिक नीतियों के निर्माण तथा कार्यान्वयन की दिशा का निर्धारण इसके बजट से ही होता है। सार्वजनिक हित एवं लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने बजट के महत्व को और भी अधिक बढ़ा दिया है। भारत में बजट प्रक्रिया शीर्षक से दिए गए एक अन्य लेख में बजट के इतिहास, महत्व, बजट स्वीकृति की प्रक्रिया, बजट की गोपनीयता, अनुदानों की मांगों में कटौती, प्रस्तावों और वित्त विधेयक आदि पर प्रकाश डाला गया है तथा वित्तीय मामले में सदन के सीमित अधिकारों का भी उल्लेख किया गया है। हमारे युवा सांसदों एवं अन्य अध्येताओं को यह लेख निश्चय ही रुचिकर लगेगा। संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र तथा वहां की जनता स्तंभ के अंतर्गत मध्य प्रदेश के मंडला निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सांसद का आलेख तथा हमारे उभरते सांसद स्तंभ के अंतर्गत लोकसभा के युवा संसद सदस्य का आलेख सम्मिलित किया जा रहा है। ऐसे आलेखों से हमारे जिज्ञासु पाठक माननीय संसद सदस्यों के जीवन वृत्त, व्यक्तित्व एवं कृतित्व से विभिन्न विषयों पर उनके विचारों से तथा उनके निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याओं तथा संभावित निदानों और
वहां हुई प्रगति आदि से परिचित होते हैं। उपरोक्त दोनों स्तंभों हेतु माननीय सांसदों से आलेख सादर आमंत्रित है। हमारा यह निरंतर प्रयास रहता है कि संसदीय पत्रिका अधिक से अधिक रुचिकर तथा उपयोगी बने। विद्वान लेखकों और जिज्ञासु पाठकों से प्राप्त होने वाले लेखों और सुझावों आदि से हमारे इस प्रयास को उचित दिशा एवं सफलता प्राप्त होती है। पूर्ण आशा है कि हमारे प्रबुद्ध पाठक और विद्वान लेखक हमारे इस प्रयास को सफलता के शिखर पर पहुंचाने में अपना सक्रिय योगदान निरंतर देते रहेंगे। हम सांसदों, राज्य विधानमंडलों के सदस्यों, संसदीय तथा संवैधानिक विषयों के विद्वानों एवं अध्येताओं द्वारा संसदीय संस्थाओं तथा संसदीय प्रक्रियाओं एवं कार्य प्रणालियों सहित संसदीय रुचि के सामयिक और संवैधानिक विषयों पर लिखे गए समस्या मूलक लेखों का साभार स्वागत करेंगे। कोई भी पराधीन देश स्वतंत्र ही तब होता है जब उसके मूल निवासियों की चेतना जागृत हो जाती है, जब उन्हें परतंत्रता इतनी अखरने लगती है कि वे अपनी मातृभूमि की मुक्ति हेतु अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, जब वे प्राण तक बलिदान करने के क्षण की आतुरता से प्रतीक्षा करने लगते हैं और ऐसी पुण्य घड़ी आते ही अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं, जिससे साम्राज्यवादी शासक शोषित लोगों को सत्ता सौंपने के लिए विवश हो जाता है। विराम। दोस्तों, अगर नहीं लिखा जाए तो बार बार अभ्यास कीजिएगा। कुछ नए शब्द हैं और थोड़ा डिक्टेशन में भी कुछ हार्ड है, तो आप बार बार प्रयास कीजिएगा। लिखिए, एक बार लिखिए, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, लिखा जाएगा। प्रयास कीजिएगा जब तक लिखा ना जाए। चलिए, अगली वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।